नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का असर आज से शुरू हुए पार्लियामेंट के विंटर सेशन में सुबह सुबह दिखाई दिया। बीजेपी के सांसदों ने जोरदार नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में स्वागत किया। मोदी ने विरोधी दलों को हार की हताशा में डूबने, निराश होने के बजाय नेगेटिविटी छोड़कर देश की भावना के साथ चलने की नसीहत भी दी। लेकिन हार इतनी जबरदस्त है कि विरोधी दलों के नेताओं पर हार के आफ्टर इफेक्ट्स साफ दिखाई दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत इंडिया अलायंस में शामिल तमाम पार्टियों ने कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को अहंकार, एरोगेंस, घमंड छोड़कर सबको साथ लेकर चलने, सभी छोटी पार्टियों को सम्मान देने की नसीहत दी जा रही है। इन सब की बात करेंगे, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर किसे बनाया जाएगा। बीजेपी में इस पर मंथन चल रहा है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के नेताओं के साथ अलग अलग मीटिंग्स की, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स के नाम सामने नहीं आए। हर राज्य में बीजेपी के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मुख्यमंत्री पद पर दावा करने का जमाना खत्म हो चुका है। फाइनल फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि कल रात ही मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठकर तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा कर ली है, लेकिन अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इन तीनों राज्यों को लेकर दिल्ली में हो रही हलचल पर दिन भर से नजर रखे हुए हैं और वो बेस्ट सोर्स है इसके बारे में कुछ अंदर की बात जानने के लिए। तो सीधे चलते हैं देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, आप हमेशा अंदर की कुछ खबरें पहले बता देते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे पहले ऐतिहासिक बहुमत मिला है, शिवराज सिंह चौहान का कोई प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं देता, तो भी मध्य प्रदेश को लेकर संशय बना हुआ है। आपके पास क्या खबर है? रजत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश की जो सफलता हासिल हुई है वो पार्टी की ऐतिहासिक और शानदार सफलता है। लेकिन जिस रूप में मध्य प्रदेश में या मीडिया के कुछ सेक्शन में प्रचारित किया जाता है कि ये किसी योजना विशेष यानी कि लाडली योजना के चलते और उसकी वजह से ऐसी सफलता हासिल हुई, पार्टी का संगठन चाहे मध्य प्रदेश का हो या दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व, वो इस राय से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। और ये समझा भी जा सकता है कि किसी एक योजना के चलते ऐसी सफलता हासिल नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की ये जीत के तौर पे पार्टी इसे देख रही है और वही वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहाँ उन दोनों राज्यों में तो ये योजना नहीं थी, उसके बावजूद पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई है। तो उस लिहाज से पार्टी इस जीत को देख रही है और जब उस लिहाज से देखा जा रहा है तो जो हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके हिसाब से पार्टी के शीर्ष स्तर पर तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होंगे उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब वो क्लैरिटी हो चुकी है, बस वो जानकारी नहीं आई कि आखिर वो किन किन नामों पर मुहर लगाया गया है। इतनी जानकारी ज़रूर मिली है कि मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा अन्य विकल्प पर विचार किया गया है। अंतिम फैसला किसके पक्ष में हुआ वो उसका जवाब अभी आगे आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा भी नाम पर विचार हुआ है और बहुत गंभीरता से विचार हुआ है। रजत जी, मैं देवेंद्र आपकी परेशानी समझ सकता हूं। नरेंद्र मोदी जब किसी फैसले को करते हैं तो उस खबर को पाना एडवांस में आसान नहीं होता, अटकलें लगाना ठीक नहीं होता। मैं बाकी राज्यों पर आपसे बात करूंगा, लेकिन दर्शकों को यह बता दूं कि मध्य प्रदेश में भले ही पार्टी हाईकमान ने नाम का ऐलान न किया हो, शिवराज सिंह चौहान भी पद को लेकर खामोश हैं, लेकिन मजे की बात यह कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तो छोड़िए, विरोधी दलों के नेता भी मान चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान को बधाइयां भी मिलने लगी हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। कमलनाथ ने कहा कि लोकतंत्र का तकाजा है, चुनाव के बाद सारे मतभेद भुलाकर जनता के फैसले का सम्मान करना जरूरी है, इसीलिए वो शिवराज सिंह से मिलने आए हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो शिवराज ने भी ये कटसी निभाई थी।
कमलनाथ ने कहा उन्होंने शिवराज को बधाई दी और ये भी बता दिया अब उन्हें कैसे सरकार चलानी चाहिए, जनता से किए गए वादों को कैसे पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उन्हें बधाई देने गया था। जब मैं मुख्यमंत्री बना था वो मुझे बधाई देने आए थे। मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली? अगर मैं 2020 में नहीं गया, मैंने कल बैठक बुलाई है, मैं अब दिल्ली जाऊंगा राहुल जी से मिलने, खड़गे जी से मिलने। गए तो 2-3 दिन के लिए जाऊंगा। कमलनाथ दिल्ली जाएंगे, शिवराज को दिल्ली बुलाया जाएगा या नहीं ये कोई बता नहीं सकता। देवेंद्र बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज के नाम के अलावा कुछ और नामों पर विचार हुआ है और जैसा मैंने पहले कहा था, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, सब राज्यों में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान जल्दी हो जाएगा और जो लोग नरेंद्र मोदी के स्टाइल को जानते हैं, उनकी फंक्शनिंग को समझते हैं, उन्हें पता है कि जब तक ऐलान ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना मानना ठीक नहीं होता। स्पेकुलेशन करना, अटकलें लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास शिवराज सिंह चौहान के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है जो मध्य प्रदेश को संभाल सके। शिवराज 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाई है। चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि शिवराज के चेहरे को लेकर जिस फटीक की बात कही जा रही थी वो पूरी तरह गलत साबित हुई। पूरे मध्य प्रदेश में जिस एक नेता के नाम पर सर्वसम्मति हो सकती है वो शिवराज हैं। ओबीसी वर्ग के हैं, अनुभवी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। इसलिए लगता तो यह है कि एक बार उन्हें फिर से मौका मिलेगा और मौका मिलेगा तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छा होगा। लेकिन जब तक फैसला ना हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। जैसी राजनीतिक परिस्थिति मध्य प्रदेश में है वैसी छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को 54 सीटों के साथ अच्छा खासा बहुमत मिला है, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर, उनके काम पर चुनाव लड़ी। छत्तीसगढ़ की जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। यहां भी बीजेपी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाया था, इसलिए अब वहां चीफ मिनिस्टर किसे बनाया जाए इसको तय करने में वक्त लग सकता है। तो एक बार फिर देवेंद्र के पास चलते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर देवेंद्र क्या इंफॉर्मेशन है, यहां किसके नाम की चर्चा है, किसके नाम पर विचार हो रहा है? उसमें जो 2-3 नामों पे विचार हुआ था उसमें रेणुका सिंह जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, अभी इस बार चुनाव सरगुजा से विधानसभा का भी चुनाव उनको लड़ाया गया था। ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं और ट्राइबल में भी जो गोंड जनजाति है उस कम्युनिटी से आती हैं, जिसका असर सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि जो एडजेसेंट के मध्य प्रदेश के कई ज़िले हैं वहाँ पर भी ये जनजाति बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है और उस लिहाज से उनके नाम पर विचार किया गया। साथ ही साथ 3 बार की वो विधायक हैं, 2 बार रमन सिंह की सरकार में मंत्री भी रही हैं, अभी मौजूदा समय में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो छत्तीसगढ़ की विजय में भी महिलाओं का बहुत बड़ा फैक्टर था, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो ट्राइबल महिला हैं तो उस लिहाज से उनके नाम पर बहुत प्रमुखता से विचार किया गया था। इसके अलावा विष्णुदेव साय और राम विचार नेताम जैसे नामों पर भी विचार किया गया, लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा था कि अंतिम फैसला क्या हुआ वो जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा जताई गई थी कि जो नाम टेबल पे थे उसमें ट्राइबल कम्युनिटी सबसे ऊपर था और बहुत संभव है कि ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले किसी व्यक्ति को वो कमान सौंप दी जाए, उसमें चाहे रेणुका हो या फिर विष्णुदेव साय हो या राम विचार नेताम हो या कोई और नाम। रजत जी, ये बात आपकी बात सही है। जितनी सफलता आदिवासी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हमेशा आदिवासियों पर फोकस किया है, ज़रूर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी नेता को मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। वीरेंद्र साहब, अरुण साहब, रेणुका साहब, इन सारे नामों की चर्चा का देवेंद्र जिक्र कर रहे हैं। जिन अरुण साहब के नाम का जिक्र किया देवेंद्र ने, उनसे आज रायपुर में हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बात की। रुचि ने घुमा फिरा कर कई बार पूछा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या आप भी चीफ मिनिस्टर के रेस में हैं, क्या आप दावेदारी पेश करेंगे। इस पर अरुण साहब ने बार बार एक ही बात कही जो आजकल बीजेपी का हर नेता कहता है, पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा वो मानेंगे। तो अरुण साहब की बात आपको सुनवा देता हूं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं
पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मेरी जिम्मेदारी थी कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, बहुमत आए, इसके लिए काम करूं। हम सब ने मिलकर काम किया और पार्टी को बहुमत मिली है। अब सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, इसका निर्णय पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। किसी भी नेता की यह परेशानी समझी जा सकती है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी में दावेदारी करने का जमाना अब चला गया है। अरुण साहब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इस वक्त बिलासपुर से पार्लियामेंट के मेंबर हैं, असेंबली इलेक्शन भी जीत गए हैं। अरुण साहब ने लोरमी सीट से 46,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस को हराया। अरुण साहब ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी तो बनती है। लेकिन देवेंद्र पाराशर ने जो दूसरा नाम बताया रेणुका सिंह का, रेणुका सिंह सरगुजा सीट से लोकसभा सांसद है। मोदी सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। वो भी विधानसभा का चुनाव जीत गई हैं। जिस भरतपुर सोहनत सीट से वो विधानसभा का चुनाव जीती हैं, वो आदिवासी सीट है। सरगुजा बस्तर के आदिवासी इस इलाके में इस बार बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, कांग्रेस को करीब करीब साफ कर दिया। सारी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। रेणुका सिंह खुद गोंड आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं। गोंड आदिवासियों की संख्या छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में अच्छी खासी है। तो इस बात की काफी संभावना है कि रेणुका सिंह की दावेदारी अरुण साहब के मुकाबले ज्यादा मजबूत साबित हो। बड़ी बात है कि राजनीति में जिस तरह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर नरेंद्र मोदी बार बार जोर देते रहे हैं, उसको ध्यान में रखा जाए तो छत्तीसगढ़ में महिला को कमान सौंपी जाए तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। सस्पेंस राजस्थान को लेकर भी है। राजस्थान के बारे में बीजेपी हाईकमान क्या सोच रहा है, इसको लेकर देवेंद्र से बात करें इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज राजस्थान को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुए। दिल्ली में अमित शाह ने राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह के साथ मीटिंग की। राजस्थान के कई बीजेपी नेता अलग अलग अमित शाह से मिले। जयपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के कुछ विधायकों को अपने घर पर बुलाया और इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि वसुंधरा अपनी ताकत दिखा रही हैं। शाम को भी वसुंधरा के घर न्यूली इलेक्टेड बीजेपी एमएलए को बुलाया गया। बीजेपी के करीब 20 से 25 विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की है। बताया गया कि जिन उम्मीदवारों के क्षेत्र में वसुंधरा राजे कैंपेन करने गई थी, रैलियां की थी, वो जीत के बाद वसुंधरा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ विधायकों ने कहा राजस्थान में वसुंधरा ही सबसे बड़ी नेता हैं, उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, वो पहले भी प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं, इसलिए उन्हें ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए उनको? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम? 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं इस मौके पे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने जो फैसला दिया है, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जन समर्थन मिला है और प्रचंड बहुमत से भीलवाड़ा और मेवाड़ संभाग में सारी की सारी सीटें जीत कर आए। नहीं, आपकी भावना क्या है? जन भावना भी यही है और हमारी भावना भी यही है। क्योंकि बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को भी मैदान में उतारा था, राजस्थान में भी ज्यादातर चुनाव जीत गए हैं, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनमें से किसी को कमान सौंपी जा सकती है। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ भी चुनाव जीत गए हैं। आज वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे तो दूसरी पार्टियों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया राजस्थान के नए सीएम आए हैं। बाबा बालकनाथ जैसे ही पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो गेट पर उनका सामना लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी से हो गया। अधीर रंजन ने बाबा बालकनाथ का हाथ पकड़कर रिपोर्टर से कहा, इनका स्वागत कीजिए, आपके सामने राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री खड़े हैं।
आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? राजस्थान के सीएम बनते हैं। ऐसी अटकलों का, ऐसे स्पेकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातें कई बार मजाक में भी कही जाती हैं। देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, राजस्थान को लेकर वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, राजवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ, इन सारे नामों की चर्चा आज मैंने दिन भर मीडिया में सुनी है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर क्या बात हुई? कुछ लोगों ने एक सरप्राइज नाम अश्विनी वैष्णव का भी बताया, वो भी जोधपुर के रहने वाले हैं। तो आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल रजत जी, अश्विनी वैष्णव का जो आपने नाम लिया, इन सभी नामों की अगर बात करें तो शायद उसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित या दिलचस्प नाम पार्टी के अंदर कहा जा सकता है। बाहर नहीं, बाहर निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा लोग इस बात की चर्चाएं नहीं करते, लेकिन अंदर ज़रूर उनके परफॉर्मेंस, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता को लेके शीर्ष स्तर पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने शानदार पार्टी को सफलता दिलाई, और जो फीडबैक उन्होंने दिया था रजत जी, वो फीडबैक शुरू से ही ऐसा था, जैसे चुनाव की कमान संभालने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद, कि 130 से 35 से काउंटिंग शुरू होगा, 160 तक जाएगा। तो जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन होता है, उससे भी उन्होंने शीर्ष स्तर पर प्रभावित कर दिया। बाकी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, IITN है, IIM से मैनेजमेंट किए हुए हैं, ब्यूरोक्रेट थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप लेवल पर रहे हैं, तो एक पूरा प्रोफाइल है उनके पास। लेकिन निश्चित तौर पे अगर उनको बनाया जा रहा है तो वो एक दिलचस्प नाम होगा। राजस्थान में पार्टी की जो समस्या है वो ये है कि एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया सभी नेताओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, दूसरी तरफ उनका तेवर सबसे ख़राब है, और उसमें पार्टी संगठन को साथ लेकर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब चुनाव से पहले उनको प्रोजेक्ट किया जाता तो पार्टी को सीटें भी ज़्यादा मिलती, तब भी पार्टी ने जब ये खतरा नहीं उठाया। तो अब चुनाव नतीजों के बाद उनको बनाया जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। और वहाँ पर पार्टी को फिर ये देखना होगा कि एक ऐसे फेस को लेकर जाया जाए जो कि एकदम से एक तो कास्ट न्यूट्रल हो, यानी कि जिस कास्ट का हो बाकी कास्ट में उसको लेकर रिएक्शन ना हो। राजस्थान ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अगर राजपूत बिरादरी के किसी व्यक्ति को बना दीजिए तो जाटों के अंदर उस पर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये समस्याएं राजस्थान में होती हैं। वहाँ पर एक कास्ट न्यूट्रलिटी ढूंढनी होगी, साथ ही साथ किसी गुट में ना हो और सभी के लिए स्वीकार हो। ये एक चैलेंज ज़रूर रहेगा। उसमें देखना होगा कि पार्टी ने किस नाम को तय किया, और हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नाम तय हो चुका है, किस प्रक्रिया के तहत हुआ था वो जानकारी मिली, अंतिम फैसला जो हुआ था उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। रजत जी, तो आप कह रहे हैं कि नाम तय हो चुका है, ऐलान होना बाकी है, और जब तक ऐलान नहीं हो जाएगा किसी नाम के बारे में कुछ भी कहना, स्पेकुलेट करना बिल्कुल बेमानी है। हम सिर्फ उन नामों की चर्चा कर सकते हैं जिनकी चर्चा मीडिया में की जा रही है, या जिनके नामों के स्पेकुलेशन पॉलिटिकल सर्कल्स में हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र पाराशर। हम इंतजार करेंगे आपसे सबसे पहले खबर पाने का इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों का। जैसे ही ऐलान हो आप बताइए और हम सीधे ऑन एयर आपके साथ जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजस्थान चुनाव नतीजे के दो खास पहलू हैं। पहला यह कि राजस्थान के भीलवाड़ा और मेवाड़ रीजन में पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, यानी आदिवासी, दलित और राजपूत वोट बीजेपी को भरपूर मिला है। दूसरी बात, जिस पूर्वी राजस्थान और ब्रिज के इलाके में जीत के कारण पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस क्षेत्र में बीजेपी ने इस बार स्वीप किया है। इस इलाके में गुर्जर और मीणा वोट बड़ी संख्या में है। इन दोनों जातियों ने इस बार बीजेपी को सपोर्ट किया, इसलिए पार्टी अगले लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए फैसला कर सकती है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें मुझे वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए मजबूत दावेदार लगती हैं। मेवाड़ रीजन के साथ साथ पूर्वी राजस्थान और ब्रिज के इलाके में वसुंधरा राजे का अच्छा खासा असर है। वसुंधरा राजस्थान की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, प्रशासन का अनुभव है, महिला है, दावेदारी बनती है। लेकिन अपने सपोर्टर एमएलएस को घर पर बुलाकर पार्टी पर प्रेशर बनाना, यह बदली हुई बीजेपी में बर्दाश्त नहीं किया जाता। वसुंधरा के विरोधी बहुत हैं, मुखर हैं। वसुंधरा सर्वमान्य नेता नहीं है, वो सबको साथ लेकर नहीं चलती, और यह भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी की सुनती भी नहीं। तो ये सारी बातें उनके खिलाफ जाती हैं। जो राजनीति में डिलीवर कर सकता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को जिस नेता में ये काबिलियत दिखाई देगी,
आने वाले लोकसभा चुनाव के हिसाब से जो नेता मुख्यमंत्री बनने लायक होंगे, उपयोगी साबित होंगे, उन्हीं के नाम पर मोहर लगाई जाएगी। और जैसा देवेंद्र पाराशर बता रहे थे, नाम तय हो चुके हैं, किसी भी समय ऐलान हो सकता है। बीजेपी 3 राज्यों में जीत के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस 3 राज्यों में वो नाम खोज रही है जो हार के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस के सारे नेता कह रहे हैं कि हार के कारणों पर चिंतन होगा, मंथन होगा, विचार होगा। भोपाल में कल कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी 230 उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में सभी विधानसभा सीटों की रिपोर्ट ली जाएगी, हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। इसी तरह राजस्थान में हार की वजह समझने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीटिंग बुलाई। राजस्थान में कांग्रेस के 47 मौजूदा विधायक हारे हैं। गहलोत की सरकार के 17 मंत्री और विधानसभा स्पीकर भी हार गए। इनमें से कुछ लोगों ने हार की वजह बता दी। गहलोत सरकार के सबसे चर्चित मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद जयपुर की सिविल लाइन सीट से बुरी तरह चुनाव हारे। आज खाचरियावास ने कहा, जयपुर की जनता बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स में फंस गई। हालत यह हो गई कि जयपुर से कांग्रेस का कोई हिंदू उम्मीदवार नहीं जीता, पूरा जयपुर साफ हो गया। लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा और उनसे कहूंगा कि जो लोग आए थे और आपसे आकर कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट दोगे तो मुसलमान बन जाओगे, तो अब आपको जो उन्होंने कहकर बदला, जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, मिनिस्टर सरकारें हिंदुओं की है, वहां पर बीजेपी आपको चुनाव के वक्त में डराती है। आप डर जाते हैं। देश की सरकार बीजेपी के पास है और हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट को पोलराइज करके वर्किंग को, डेवलपमेंट को, पब्लिक वेलफेयर को हरा देती है। तो सच्चाई के आधार पर वोटर को वोट देना चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि वोटर वोट देके 10 दिन बाद पश्चाताप करता है कि मैंने गलती कर दी। वो कोई मतलब नहीं है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप पश्चाताप करो। इसलिए हमेशा वोटर को तो ये पूछना चाहिए कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरी गली के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरी सिटी के लिए क्या करेंगे, उसके बाद वोट करना चाहिए। अब यहाँ पर तो जो होना था, जब मैं खुद हार गया, हमारे सिटी में जयपुर में इतना पोलराइजेशन किया कि एक भी कांग्रेस का हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता, सनातन को मानने वाले सब हार गए। कांग्रेस की जीत के दावे करने वालों में, सबसे बड़े दावे करने वालों में खाचरियावास सबसे आगे थे और अब अपनी हार के लिए वो धार्मिक मुद्दों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जीत राजस्थान में हर क्षेत्र में हुई है। अब कांग्रेस की हार की असली वजह क्या है? असली वजह बताई अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने। लोकेश शर्मा ने कहा, कांग्रेस गहलोत की जिद के कारण हारी। गहलोत कुछ चापलूसों से घिरे रहे, उन्होंने सारी ग्राउंड रिपोर्ट की अनदेखी की, अपने करीबी उन्हीं नेताओं को टिकट दिलवाए सर्वे रिपोर्ट जिनके खिलाफ थी, जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी थी, जिनके हारने के पूरे चांस थे। लोकेश शर्मा जो अशोक गहलोत के ओएसडी थे, वो कह रहे थे कि वो खुद राजस्थान की 127 विधानसभा सीटों पर गए, लोगों से बात की, उनसे मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी। उन्हें बताया कि बड़ी संख्या में नए चेहरों को उतारना होगा, क्योंकि ज्यादातर मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने चापलूसों को टिकट दिए। लोकेश शर्मा ने कहा, पार्टी ने गहलोत को फ्री हैंड दिया, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा, इसलिए यह हार कांग्रेस की नहीं, गहलोत की है, उनकी जिद की हार है। लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत ने कैंडिडेट नहीं बदले तो जनता ने सरकार ही बदल दी। अंधेरे में रखने का तात्पर्य ये कि वो यही दावा करते रहे कि मैं सरकार रिपीट करवा दूंगा और जैसा मैं चाहूं या जैसा मुझे फ्री हैंड दिया जाना चाहिए तो आलाकमान ने फ्री हैंड दिया। जिन जिन लोगों के लिए उन्होंने टिकट मांगे, जिन लोगों के लिए जिद की, आप देखिए ना कि टिकट तो बदला नहीं गया कहीं भी, और जो कुछ टिकट नए दिए गए उनमें से 80% से ज़्यादा चुनाव जीत कर आए हैं। यानी प्रदेश की जो नब्ज थी, लोग चाहते थे कि चेहरे बदले जाएं, तो जहाँ जहाँ चेहरे बदले गए, नए लोगों को अवसर मिला, चुनाव जीत के आए। तो उनकी भी ये हठधर्मिता ही कहूँगा कि उन्होंने उन लोगों को भी वापस टिकट दिलवाया जिनके खिलाफ सिर्फ मेरी ही रिपोर्ट नहीं, प्रदेश के लिए जितने भी सर्वेज हुए होंगे, चाहे वो पार्टी ने अपने स्तर पे कराए हों
कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, जो हमारी AICC है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जो सर्वेज कराए हों, मोस्टली सर्वेज में यही था कि चेहरे बदले जाने चाहिए तो सरकार की वापसी संभव है, और वही नहीं किया गया तो ये अंधेरे में ही रखा गया ना। तो सच अगर सुना जाता और उस सच के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाते तो जो परिणाम आज इस प्रदेश में हमें मिले हैं, मुझे लगता है वो नहीं आते। राजस्थान एक प्रदेश है जहां सरकार वापसी की संभावनाएं 100% बन रही थी, लेकिन उसके लिए आवश्यक जो कदम उठाने चाहिए थे वो तो उठाने ही थे ना, वो नहीं उठाए तो परिणाम हमारे सामने है। अब लोकेश शर्मा से कांग्रेस के नेता राजस्थान में पूछेंगे कि अगर उनके पास इतनी बड़ी जानकारी थी तो ये बात उन्होंने चुनाव से पहले क्यों नहीं कही। इस समय लोकेश शर्मा के बयान पर राजस्थान कांग्रेस के ज्यादातर नेता खामोश हैं, लेकिन सचिन पायलट इस पर बोले। सचिन पायलट ने कहा कि लोकेश शर्मा के खुलासे शॉकिंग हैं। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान इस पर ध्यान देगा, सही फोरम पर इसके बारे में चर्चा भी की जाएगी। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा जो मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार, क्या नाम है उनका, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के OSD का है इसलिए चिंता का विषय भी है, और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला उन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ क्या बड़ा चिंता का विषय है। ये बात तो सही है कि कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को फ्री हैंड दिया था, टिकट भी उनकी मर्जी से दिए गए। जिन नेताओं के खिलाफ करप्शन के इल्जामात थे, जिनके खिलाफ नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, उनको भी टिकट दिए गए। अशोक गहलोत ने जिद करके सबको टिकट दिलवाए, लेकिन इनमें से ज्यादातर नेता हार गए। 47 मौजूदा विधायक हारे, 17 मंत्री हारे। जाहिर है सचिन पायलट अब इसे बड़ा इशू बनाएंगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट को अब मौका पाने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। कल चुनाव नतीजे आए और आज से पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हुआ। चुनाव नतीजों का असर पार्लियामेंट में दिखने की पूरी संभावना थी। विरोधी दलों की हार का गुस्सा पार्लियामेंट में दिख सकता था, इसलिए सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों के नेताओं को थोड़ी सी नसीहत दी। मोदी ने कहा, विपक्ष चुनाव में हार की खींच पार्लियामेंट के अंदर ना उतारे। विपक्ष के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नेगेटिविटी छोड़ें, पॉजिटिव एजेंडे के साथ आगे बढ़ें। हो सकता है इससे विपक्ष जनता के दिल में थोड़ी बहुत जगह बना पाए। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है।
और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। विरोधी दलों के नेताओं को लोकतंत्र की भलाई का पाठ पढ़ाने के बाद मोदी लोकसभा में पहुंचे तो बीजेपी के सांसदों ने खड़े होकर मोदी का स्वागत किया। 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत का क्रेडिट मोदी को दिया और 5 मिनट तक सदन में नारेबाजी होती रही। बीजेपी सांसदों ने तीसरी बार फिर मोदी सरकार के नारे लगाए, बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए। और इसके बाद सदन में स्पीकर आए, कार्रवाई शुरू हुई और वही हुआ जिसकी आशंका प्रधानमंत्री ने जताई थी। विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बीएसपी के सांसद दानिश अली प्लेकार्ड लेकर सदन में पहुंचे। दानिश अली ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बाकी विपक्षी सांसद भी उनके साथ नारेबाजी करने लगे। बार बार चेतावनी के बाद भी जब हंगामा बंद नहीं हुआ, नारेबाजी चलती रही तो सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई तो विपक्षी नेताओं ने बाहर आकर सरकार पर और खास तौर से प्रधानमंत्री पर अटैक किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री को पॉजिटिविटी का ज्ञान चुनाव जीतने पर ही क्यों आता है? जब बीजेपी हारती है तो मोदी इस तरह की बातें क्यों नहीं करते? कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरह की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरह की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी। और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, तो ये बीजेपी की जीत नहीं मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है, ये ना आरएसएस की जीत है, ना विश्व हिंदू परिषद की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। मोदी की सलाह आरजेडी के नेताओं को भी पसंद नहीं आई। मनोज झा ने कहा, विपक्ष अपनी मर्यादा जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री को भी पद की गरिमा के बारे में आत्ममंथन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी अपने पद की गरिमा समझनी होगी। विपक्ष को आतंकवादी कहना, आतंकवादियों का पोषक कहना, ये पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी की पराकाष्ठा है। हम और हमारा दल हमेशा मानता है कि आपका विमर्श भी पॉजिटिव हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश में जो हाहाकार है, आप चुनाव जीतने के लिए मल्टी फैक्टर है, मैं जानता हूं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद आपने ये बात कही होती तो समझता कि आपका हृदय भरा। आप हर जीत को, हर हार को एक नजरिए से देखते हैं। तेलंगाना में आप नंबर 2 पे उछल रहे थे, आज आप कहां पहुंच गए? क्योंकि मोदी ने सेशन शुरू होने से पहले विरोधी दलों को हार से सबक लेने को कहा था, इसलिए विरोधी दलों के नेताओं ने मिलकर मोदी को जवाब देने का प्रयास किया। लेकिन सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद हार के आफ्टर इफेक्ट दिखने लगे। इंडिया अलायंस के जो नेता मिलकर मोदी को हराने के दावे करते थे, उन्होंने अपने अलायंस पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस से साफ साफ कह दिया, अब कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं चलेगी। कांग्रेस अगर गठबंधन चाहती है तो सभी छोटी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा, सबको आदर देना होगा, सम्मान देना होगा। असल में कल जैसे ही 4 राज्यों के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, कांग्रेस की बुरी हार हुई, तो कांग्रेस के नेताओं को इंडिया अलायंस का ख्याल आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, पार्टी इस हार से हताश नहीं है, हार के कारण खोजेंगे, गलतियों को ठीक करेंगे और 2024 की तैयारी में लगेंगे। सभी विरोधी दल मिलकर लड़ेंगे।
6 दिसंबर को इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग होगी। आज कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं से बात करने की कोशिश की। 6 दिसंबर को दिल्ली आने का न्योता दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। ममता ने कहा उन्हें इस मीटिंग के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। अगर पता होता, किसी ने फोन किया होता तो वो कोशिश करती। उनके पहले से प्रोग्राम फिक्स्ड हैं। वो 6 से 12 दिसंबर तक फ्री नहीं है, इसलिए अलायंस की मीटिंग में शामिल होना संभव नहीं है। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारा पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। ममता बनर्जी ने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने सफाई दी। जयराम रमेश ने पैतरा बदला, कहा 6 दिसंबर की मीटिंग तो इनफॉर्मल है, आगे भी ऑपोजिशन अलायंस की ऐसी ही मीटिंग होगी, उसमें ममता बनर्जी भी आएंगी। नहीं, वो खड़गे जी बात कर रहे हैं, उन्होंने सभी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की है, प्रयास जारी है। पर 6 तारीख को मैंने कहा ना, अनौपचारिक तरीके से ये बैठक होगी और औपचारिक तरीके से कुछ और समय लगेगा। पर हम आज तो सारे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, कल भी होगी 10 बजे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं हुई। ममता की पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को नतीजों से सबक लेने की सलाह दी। ममता के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना नहीं आता। अगर सबका साथ लेना है तो कांग्रेस को अहंकार छोड़ना होगा। लोकतंत्र में लोग लास्ट वर्ड है और कांग्रेस में जो लोग चाहते हैं कि भाई सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ाई करे, मैं उनको यही कह सकता हूं कि समय कम है। आप अपने हिसाब से सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो शुरू तो हो ही चुका है। उसको फिर से एक बार करके अगर एक साथ लड़ाई करना चाहे तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन, नॉट योर वर्ड्स। आप अगर देखोगे राजस्थान का रिजल्ट हो या छत्तीसगढ़ का रिजल्ट हो, बहुत ही कम मार्जिन से ये चुनाव कांग्रेस हारा है। और मुझे लगता है कि ये आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस था, इसको अगर ठीक से रेक्टिफाई करके पहले से प्रयास किया जाता तो चुनाव के ये नतीजे नहीं आते। आप राजस्थान में देखोगे तो 2% के कम वोट से बीजेपी जीता है और कांग्रेस हारी है। और 1 साल से अगर ये प्रयास होता कि जहाँ पे जो इनफाइटिंग या इनर राइवलरी है उसको एड्रेस करके, प्रयास करके, सबको इकट्ठा करके अगर चुनाव लड़ा जाता तो रिजल्ट और अच्छा हो सकता था। अभिषेक बैनर्जी तो संभल कर बोले। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की कमियों की तरफ इशारा किया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता कुणाल घोष ने सीधे सीधे कह दिया अब विपक्ष की लीडरशिप कांग्रेस के बजाय तृणमूल कांग्रेस को मिलनी चाहिए। टीएमसी के साथ ये लीडरशिप होगी तभी 2024 में नैया पार लगेगी, वरना कांग्रेस तो अपने अहंकार में सबको डुबा देगी। ये तो कांग्रेस का खुद का फेल्योर है। उसका जो जमींदारी मेंटालिटी है, हम लोग दिखा देंगे, तो इसका नतीजा तो ये निकला। तो अभी हमारा ये बोलना हम लोग चाहते हैं कि ये जो सीनियर लीडर्स है, ममता बनर्जी 7 टाइम्स MP, 4 टाइम्स सेंट्रल मिनिस्टर, 2 टाइम रेलवे मिनिस्टर, 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, तो ऐसा लीडर को तो सामने आना चाहिए था, लाना चाहिए था। ऐसा लीडर को तो ये पार्टी का जो एक्सपीरियंस है, सजेशंस है, वो शेयर करना चाहिए था। और दूसरी पार्टी भी है, सीनियर जो लीडर्स है, ये 3 स्टेट्स में यह हुआ। देख, खुद कांग्रेस, हम है कांग्रेस, ऐसा एक सामने लाया गया। लेकिन इंडिया जोट का जो स्पिरिट है, अलायंस का जो स्पिरिट है, कलेक्टिव लीडरशिप का जो जोश है, वो पूरा एब्सेंट था।
इंडिया अलायंस के जितने भी नेता आज बोले, सब ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। कहा अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को थोड़ी बहुत सीटें दे देती तो नतीजे ऐसे न होते। आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि कांग्रेस ने अहंकार का नतीजा देख लिया, अब अगर साथ आना है तो सभी पार्टियों का सम्मान करना होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूं हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं न कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता संजय राउत हमेशा खुलकर बोलते हैं, करारी बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को कोसा। संजय राउत ने कहा देश में जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अब भी खुद को जमींदार समझते हैं। ऐसे नेताओं ने ही कांग्रेस को हरवाया है। जमींदारी नहीं रही लेकिन जमींदार है। जमींदारी तो खत्म हो गई सबकी, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी में और वो अपने आप को जमींदार मानते हैं और हार जाते हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ठीक है बहुत बड़ी ताकत नहीं होगी, लेकिन कुछ जिले में जरूर है। लेकिन कमलनाथ जी ने बात सुनी नहीं, या अखिलेश को पहचानते नहीं वाली बात होती है तो ये ठीक नहीं है। अगर ये बात पश्चिम बंगाल में हो तो कांग्रेस को कैसा लगेगा, जहां ममता है, बिहार में, महाराष्ट्र में हम लोग हैं, तो उनको क्या लगेगा कि अरे यार ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पर सबसे तीखा हमला किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने। उमर ने कहा कांग्रेस के नेता हवा में उड़ रहे थे, अब जमीन पर आए हैं तो 3 महीने बाद उन्हें अलायंस का ख्याल आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा इस वक्त वो नहीं कह सकते कि विरोधी दलों के गठबंधन का क्या हाल होगा, बनेगा या नहीं। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। मध्य प्रदेश में देखिए ना, अब शायद थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसको छोड़ के अब 20 साल तो हो गए, ये 5वां टर्म शायद शुरू होने जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया, अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। मैं कह नहीं सकता हूँ ना, जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता, नहीं किया। नतीजे आपके सामने हैं। होती है, अगर एनसी पावर में आना चाहती तो किसके साथ जाएगी? हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर, आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। 3 राज्यों में करारी हार का एक असर यह हुआ है कि विरोधी दलों के अलायंस में कांग्रेस की दादागिरी खत्म हो गई है। ज्यादातर विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती। राहुल गांधी मोदी को टक्कर देने में फिसड्डी साबित हुए हैं।
कर्नाटक जीतकर कांग्रेस ने जो गुब्बारा फुलाया था उसकी हवा संडे को निकल गई। कोई कांग्रेस को अहंकारी बता रहा है, कोई इसे नकारा कह रहा है, कोई इसे जमींदार कह रहा है। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने साफ साफ कह दिया है कि विरोधी दलों के अलायंस को ममता बनर्जी ही लीड कर सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के कई नेता अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह गिना रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीती पर ईवीएम में हार गई, पर वो ये बताने की जहमत नहीं उठाते कि पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारियों के गिने चुने वोट होते हैं। जयराम रमेश परसेंटेज गिनाने में लगे हैं, ये बताने के लिए कि कांग्रेस में अभी भी दम बाकी है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस आज भी ऐसी पार्टी है जिसको सपोर्ट करने वाले पूरे देश में हैं। पर चुनावी राजनीति के लिहाज से देखें तो कांग्रेस 4 सीटों वाली हिमाचल के अलावा साउथ के 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए अगर रीजनल पार्टियों के नेता ऑपोजिशन अलायंस की लीडरशिप पर दावा करने लगे तो कांग्रेस क्या जवाब देगी? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पिछले 10 दिन से सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए हैं, इसलिए अब उनकी सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्विटर पर आज लिखा, पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। उनको कुछ हुआ है या फिर उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए ताकि उनकी तबीयत के बारे में लोगों को पता चले। जीतन राम मांझी के बाद केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्विटर पर लिख दिया कि मांझी की चिंता जायज है, इसलिए नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। मांझी और गिरिराज की यह बात जेडीयू के नेताओं को बुरी लगी। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, किसी की सेहत को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। अगर उन्होंने मांझी और उनके परिवार का हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया तो मांझी बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। राजनीति के निचले स्तर का यह साक्षात प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में अनर्गल टिप्पणी की जा रही है। माननीय जीतन राम मांझी जी इतने आप असहज हो गए कि आप बीमार पड़ते हैं, दिल्ली एम्स, प्राइवेट एम्स गया, पटना एम्स, सब जगह आप भर्ती होते हैं, तो आपकी पार्टी इस लायक भी आपको नहीं समझती कि आपका हेल्थ बुलेटिन जारी करे, बेटा आपका हेल्थ बुलेटिन जारी करे। और अगर व्यक्तिगत रूप से माननीय नीतीश कुमार जी पर आक्षेप करिएगा तो ऐसा इलाज शल्य चिकित्सा करेंगे, पूरे परिवार का हम हेल्थ बुलेटिन ठीक से सबका जारी कर देंगे। इसलिए छेड़िए मत, अगर व्यक्तिगत रूप से छेड़िएगा तो ऐसा शल्य चिकित्सा करेंगे कि राजनीति में भी शर्मसार हो जाइएगा। चूंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कमेंट गिरिराज सिंह ने भी किया था, उन्होंने भी हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की थी, इसलिए बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा गिरिराज सिंह को अपनी चिंता करनी चाहिए। रही बात नीतीश कुमार की, तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मतलब मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन गिरिराज बाबू की भी तो तबीयत खराब है और दोनों का तबीयत ठीक होना चाहिए, बुलेटिन आए या नहीं आए। लेकिन क्या आपको लगता है हेल्थ बुलेटिन आने से ये सब जो कयासबाजी है इस पे विराम लगेगा? ऐसी कोई तबीयत नहीं खराब है, इस सब ऐसे ही लोग बिना मतलब का बात में बात निकालते रहते हैं। नीतीश कुमार के बारे में उनके अपने साथी कहते हैं कि वो आजकल अक्सर नाम और चेहरे भूल जाते हैं, कभी कभी अपने मंत्रियों को भी नहीं पहचान पाते। जिस दिन नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स का पाठ पढ़ाया था, उस दिन उनकी पार्टी के एक नेता ने मुझसे कहा था कि प्लीज इन बातों को इग्नोर कर दीजिए, नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सारी बातें गलत साबित हों। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता के बारे में ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन बिहार की राजनीति आजकल ऐसी है, अगर वो सामने नहीं आएंगे तो तरह तरह की बातें होंगी। इसलिए नीतीश बाबू के स्वास्थ्य के बारे में ऑफिशियली सबको बता दिया जाए तो बेहतर होगा।
आज नेवी डे है। इसका समारोह सिंधुदुर्ग में समुद्र के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज के किले में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मोदी ने राजकोट के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद समुद्र में नौसेना की ताकत देखी। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापट्टनम जैसे फ्रंटलाइन वॉरशिप्स ने वॉर ड्रिल्स दिखाए और इसके बाद हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए नीचे उतरकर मरीन कमांडोज ने अपने करतब दिखाए। नेवी के अंडर वाटर वॉरियर्स ने दिखाया कैसे वो समुद्र के अंदर से दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचते हैं और पलक झपकते ही उसे तबाह कर देते हैं। 200 किलोमीटर की उच्चतम रफ्तार से उड़ने वाले इन विमानों की कमान कर रहे हैं कैप्टन विकास नरवाल। सामने से आते हुए MiG-29 पैंथर्स। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।